कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या है क्या? हम कितना भी आगे फाड़ के देख लें, हमें ऐसे कभी दिख जाने वाला, लेकिन कोई डेफिनेशन तो है ही। तो हमारी डेफिनेशन कहती है केंद्रीय धातु आयन द्वारा बनाए गए कुल उपसय जो बंद हो या लिगेंड जितने लोन पेयर दान देता है उसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक्सपेरिमेंट करवाया और एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद हम कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे और उसके अनुसार अगर हम एक कंपाउंड देखें जैसे AgCN2 जिसमें Ag एक सेंट्रल मेटल आयन की तरह काम कर रहा है और Cn एक लिगेंड है। अब यहाँ पे दो Cn है, एक Cn एक लोन पेयर दान दे रहा है, दूसरा Cn दूसरा लोन पेयर दान दे रहा है। इस वजह से Ag पर दो लोन पेयर एक्सेप्ट होता है। इस हिसाब से यहाँ पर Ag के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या 2 हो जाएगी। इस हिसाब से यहाँ AgCN2 कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगी। अगर हम इसके अलावा एक अगला एग्जांपल देखें जैसे CuNH3 का होल 4, मतलब इस उदाहरण में कॉपर से 4 अमोनिया जुड़े हैं, हर एक अमोनिया एक एक लोन पेयर दे रहा है, यानी इस हिसाब से इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। इसी सीरीज में हम एक और एग्जांपल देखें जैसे NiH2 उसका होल 6, यहाँ पर निकल से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं और हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स एक एक लोन पेयर दान देता है। इस हिसाब से निकल की कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हो गई। एक और एग्जांपल देखें जैसे यहाँ प्लेटिनम से 2 EN ग्रुप और 2 Cl2 ग्रुप जुड़े हैं। Cl तो एक एक लोन पेयर दान देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है यहाँ समझने में इथाइलिन डायमीन में। NH2 वो ग्रुप है जो लोन पेयर दान देंगे और इस हिसाब से इथाइलिन डायमीन पर 2 एमीन ग्रुप है और ये 2 लोन पेयर दान देंगे। तो एक इथाइलिन डायमीन 2 लोन पेयर तो 2 4 देंगे। इस हिसाब से टोटल इनकी समन्वय संख्या 6 हो जाती है, 4 इथाइलिन डायमीन से 2 क्लोरीन से। इसी सीरीज में एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर NO2 में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक एक लोन पेयर देगा, साथ के साथ यहाँ पे ऑक्सलेट जिसमें 2 ऑक्सीजन है जो लोन पेयर दान देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ 2 ऑक्सलेट ग्रुप 4 लोन पेयर दान देंगे। तो इस कंपाउंड की कुल समन्वय संख्या 6 है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, अब ये क्या चीज़ है? केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित आवेशों को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की जैसे NaAgCN2, यहाँ पर NaAg के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा और बचे 2 Cn जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। हालांकि यही लोन पेयर हैं जो कोऑर्डिनेशन संख्या को भी डिनोट करते हैं। इस हिसाब से इनकी कोऑर्डिनेशन संख्या 2 हो गई। हम यहाँ पर देख रहे थे सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित आवेश, ये हम निकालते हैं इनको सेपरेट करके। सेपरेट करने से हमें इन पर आवेश मिलता है। जैसे AgCN2 पर -1 चार्ज है, तो अगर हम बात करें तो Ag पर आवेश x मान लो, Cn यहाँ पर -1 रखता है जो कि हमने पहले की वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे Cn -1 और ऐसे ही 2 Cn जुड़ करके -2 होगा और इस हिसाब से x की वैल्यू +1 आएगी। यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखें जिसमें प्लेटिनम की अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालें जिस पर जुड़े हुए 4 क्लोरीन जिन पर प्रत्येक पर -1 चार्ज होता है, तो इस हिसाब से -1 × 4 यहाँ पर x की वैल्यू +2 आती है, यानी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ +2 होगी। बात करें IUPAC की यानी नामकरण, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स आयन के नामकरण की, तो इसको करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स आयन को समझना होगा जो कि 2 भागों में बटा होता है, या हमें ऐसा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 2 भाग होते हैं जिसमें एक कैटायन और दूसरा एनायन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू वाले भाग जो कैटायन है और रेड वाला भाग एनायन है और इन दोनों को ही मिलाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कैटायन और एनायन मिलकर ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब इनके नामकरण के लिए हमें इसके लिए एक नियम फॉलो करना होता है। हम नामकरण करते वक्त सबसे पहले कैटायन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। हालांकि मेटल का नाम भी कभी लैटिन में भी लिया जाता है और नॉर्मल भी लिया जाता है, और साथ के साथ उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो कि हमें ब्रैकेट में और लैटिन वर्ड में लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे समझेंगे। खैर अभी हम समझेंगे IUPAC नामकरण लिखने के कुछ नियम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित कैटायन और एनायन की संख्या को प्रदर्शित नहीं करते, जैसे टेट्रा पोटेशियम। यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं, यहाँ सिर्फ पोटेशियम ही सही है। अब बात करें हम लिगेंड के नामकरण की। लिगेंड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आयन वाला यानी जिन पर कोई आवेश होता है और एक वो जिन पर कोई आवेश नहीं होता यानी न्यूट्रल।
जिन पर कोई आवेश होता है उनके नाम, उनके रूल। जिन लिगेंड पर कोई आवेश होता है उनके नाम के आगे के कुछ वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी के नाम में आइड लिखा है तो उसको आइडो कह देंगे, आइट लिखा है तो आइटो, और एट लिखा है तो एटो। अगर एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि NO3- जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं लेकिन हम इसको नाइट्रेटो बोलेंगे, ऐसे ही सल्फाइड को सल्फाइटो बोलेंगे, और ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। बात करें न्यूट्रल लिगेंड के लिए तो इनके नाम के लिए हम सामान्य नाम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे H2O का एक्वा, NH3 का एमाइन और यूरिया का सिर्फ यूरिया। जैसे इथाइलिन डायमीन का EN। यदि कंपाउंड में एक जैसे लिगेंड दो या दो से ज़्यादा हो तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। बात करें सेंट्रल मेटल आयन के नामकरण की तो हम इसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं। नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल मेटल आयन के नाम के आगे 8 वर्ड लगा दिया जाएगा जो कि लैटिनाइज कर देता है। एग्जाम्पल टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड। यहाँ सेकेंड वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम बात करें इसके कंप्लीट नामकरण की तो सबसे पहले कैटायन, फिर लिगेंड, फिर मेटल और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। जैसे सोडियम 4 क्लोरीन के लिए टेट्राक्लोरो, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट और सेकंड उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें जैसे ये, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे केस में हम पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण करेंगे और फिर नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम यानी टेट्रामीन, फिर मेटल का नाम यानी प्लेटिनम, सेकंड इसलिए क्योंकि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। और नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लेटिनम के नाम के आगे 8 वर्ड लगा देंगे, और सेकंड तो लिखना ही है क्योंकि वो ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। तो इस प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। हम आगे बात करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में